देखिए विपक्ष की जो नीयत है वो कितनी खतरनाक है आप समझिए। इस समय पूरी दुनिया में युद्ध का दौर चल रहा है। जब रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो ये कह रहे थे क्यों आप रशिया के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, यानी जहां से भारत के आज भी 60% डिफेंस इक्विपमेंट्स हमारे रशियन ओरिजिन के हैं, वो और तेल की सप्लाई दोनों के खिलाफ भारत को लड़वा दो। भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है दुनिया में इस समय? सबसे ज्यादा व्यापार जिस देश होता है अमेरिका, अमेरिका से लड़ा दो। अरे भाई पूरा देश पूरा विश्व जान रहा है अमेरिका से आप लड़ने की स्थिति में कहां है, आप तो सरेंडर है। अच्छा, आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में हमने ईरान के खिलाफ वोट कर दिया क्योंकि अमेरिका से न्यूक्लियर डील करनी थी। सीधे सरेंडर इसे कहते। क्या पर ये बात है। सद्दाम हुसैन को टांग दिया गया, आप क्या बोले? चुप। गद्दाफी को टांग दिया गया, क्या बोले? चुप। जबकि आपको तो एहसान मानना चाहिए था। सद्दाम हुसैन को कितना बड़ा दोस्त इंदिरा गांधी बोलती थी, राजीव गांधी से बड़े अच्छे संबंध थे। प्रबंधन की बात कर रहे हैं आप गैस की, हमने वो समय भी देखा जब कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी। उस टाइम पे हमें भी लाइन लगा करके गैस सिलेंडर लेने पड़ते थे। तो इस वक्त ज्यादा समस्या बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन एक उत्तर हमसे सुन लीजिए। आपका उस समय कोई क्राइसिस सुनिए, उस समय कोई क्राइसिस बिना क्राइसिस के भी उस समय लाइन पे लगना पड़ता था। आज बहुत बड़ा क्राइसिस है, उसके बावजूद भाई साहब काफी कुछ प्रबंधन अच्छा है। आप कुछ भी बोलो। ईरान और फिलिस्तीन में जो लड़ाई हो रही है उसके लेके आप बहुत प्रदर्शन कर रहे हैं कि सहानुभूति भी जगा रहे हैं। तो आप उन यूथ कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों जो एआई समिट में जाकर देश की सर झुकाए और नग्नता को प्रदर्शन किया, तो आप उनको क्यों नहीं भेज देते ईरान और फिलिस्तीन, वो जाकर लड़े यूएसए से। जिसे कहावत होती है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यहाँ शादी वर्ड कहना ठीक नहीं है, मगर यहाँ कहना चाहूंगा बेगानी जंग में गैर मुल्ला दीवाना। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाले है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी स्टूडियो में मौजूद ऑडियंस और कांग्रेस की प्रवक्ता अजय उपाध्याय के बीच में। दोस्तों आज भाजपा सुधांशु त्रिवेदी और ऑडियंस ने मिलकर कांग्रेसी अजय उपाध्याय की धज्जियां उड़ाई है। दोस्तों इजराइल वर्सेस ईरान युद्ध के वजह से दुनिया भर में क्रूड ऑयल की जो संकट पैदा हुई, आज उसी पर डिबेट चल रही थी, जिसमें कांग्रेसी अजय उपाध्याय सवाल का जवाब देने के बदले झूठ पे झूठ बोलकर स्टूडियो में मौजूद ऑडियंस के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे और पिछले 60 साल की कांग्रेस की शासन काल का तारीफ में कुछ भी बोल रहे थे। फिर आज स्टूडियो में मौजूद जनता ने कांग्रेस की झूठ का पर्दाफाश करने ऐसे तीखे सवाल दागे जो सुन बखलाई अजय उपाध्याय। फिर भाजपा सुधांशु त्रिवेदी जी ने आज कांग्रेसी अजय उपाध्याय की जो बखिया उधेरी वो देख आज बहुत ही आनंद मिलेगी आपको। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए विपक्ष की जो नीयत है वो कितनी खतरनाक है आप समझिए। इस समय पूरी दुनिया में युद्ध का दौर चल रहा है। जब रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो ये कह रहे थे क्यों आप रशिया के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, यूक्रेन के अंदर इतना अत्याचार हो रहा है उसके बाद आप नहीं बोल रहे हैं। जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है कि कोल्ड वॉर के एरा से आज तक हमारी डिफेंस के ऊपर जो डिपेंडेंस है, पुराने जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें रशिया से सबसे ज्यादा है। आप सोचिए आज ये कह रहे हैं तेल के लिए, उस समय हम रशिया से तेल ले रहे थे, उसके बाद कह रहे थे रशिया के खिलाफ स्टैंड लीजिए। यानी जहां से भारत के आज भी 60% डिफेंस इक्विपमेंट्स हमारे रशियन ओरिजिन के हैं, वो और तेल की सप्लाई दोनों के खिलाफ भारत को लड़वा दो। अब आइए दूसरी चीज आपको बताता हूं, अमेरिका के खिलाफ आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। अब आप ये बताइए भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है दुनिया में इस समय? सबसे ज्यादा व्यापार जिस देश होता है अमेरिका, अमेरिका से लड़ा दो। अब इजराइल और गाजा में लड़ाई हो रही है। भारत में डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस में, उन इंस्ट्रूमेंट्स में भारत का सबसे बड़ा मददगार देश कौन? इजराइल। इजराइल से लड़वा दो। यानी इनका उद्देश्य यह है कि जहां जहां से भारत की स्ट्रेंथ होती हो उन सारी जगहों से भारत की लड़ाई करवा दी जाए। आप सोचिए कि यह बचकानापन नहीं है, यह शातिरानापन है। इसको समझने की आवश्यकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब मैं बताता हूं आज भारत की स्थिति क्या है। मैं एक उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं क्योंकि यहां पर वो लोग भी हैं। आप लोगों को शायद नहीं ध्यान होगा कि पिछले महीने फिलिस्तीन की विदेश मंत्री अभी कुछ दिन पहले भारत आई और उनका नाम क्या है? डॉक्टर आगा बगीन शिरीन। और पहली बात तो या अल्लाह या तौबा, बगैर हिजाब के आ गई, क्योंकि यहां तो हिजाब वाली कहते हैं ना, वही जो हिजाब वाली महिला एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी और फिलिस्तीन की विदेश मंत्री बगैर हिजाब के। अब आइए उन्होंने बोला क्या? उन्होंने कहा कि भारत के इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से अच्छे संबंध हैं, यह हमारे लिए अच्छी बात है। अब सुनिए, ये तो अभी से जूता भिगोया उन्होंने, आगे जो मारा वो समझिए। उन्होंने कहा कि भारत के इजराइल के साथ जो स्ट्रेटेजिक संबंध है उसकी बाध्यता हम समझते हैं और अरब वर्ल्ड के साथ जो स्ट्रेटेजिक संबंध है उसकी बाध्यता हम समझते हैं, मगर हमें लगता है कि एक ऐसा देश है जिसपे दोनों का विश्वास है, इसलिए टू नेशन थ्योरी, यानी जो मानते हैं ना कि इजराइल और फिलिस्तीन साथ बनेगा, उसका समाधान निकालने में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता। अब बताइए, मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं। हमारे 3 प्रमुख इस समय आवश्यकताएं। पहली कि युद्ध के मुकाबले शांति रहे यथासंभव। दूसरा, लगभग 1 करोड़ लोग जो हमारे खाड़ी के देशों में हैं वो सुरक्षित रहें। नंबर 3, हमारी ऊर्जा आवश्यकता के ऊपर दबाव ना आने पाए। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले हफ्ते में हर खाड़ी के देश से, मतलब यूएई से लेकर बहरीन, कतर, सबसे जाके उनके अध्यक्षों से बात की। कल ही ईरान के राष्ट्रपति से बात की। विदेश मंत्री जी ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की और यह भी बात आई है कि भारत के जहाजों को ईरान अटैक नहीं करेगा। ईरान ने मदद मांगी
तो उनका एक जहाज चला गया यहां से और उसको इंटरनेशनल वाटर में जाते ही मार दिया गया, दूसरे जहाज ने यहां पे मदद मांगी कि हमको शरण दे दी जाए, तो कोची में उनको दे रखा, उनके 250-300 आदमी साथ हैं। भारत पूरी तरीके से अपने हित को ध्यान में रखकर विश्व में एक संतुलन बनाते हुए आगे चल रहा है। इनकी जो थी वो पॉलिसी क्या थी? गुट निरपेक्ष, नॉन अलाइन, किसी के साथ मत रहो। हमारी पॉलिसी नॉन अलाइन नहीं है, हमारी पॉलिसी ऑल अलाइन, यानी सब हमारे साथ आकर रहे थे। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम बहुत गंभीरता के साथ, सजगता के साथ, सतर्कता के साथ चल रहे हैं, क्योंकि विरोधी परिस्थितियों में काम करने की जो क्षमता और दक्षता मोदी जी के पास है। तो मैं सिर्फ इसमें एक लाइन कहूंगा कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जो पथ में बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जो धाराएं प्रतिकूल न हो। भाई जवाब दीजिए आप। अजय जी वो कह रहे हैं कि आप अमेरिका और इजराइल से लड़ाई क्यों लगवाना चाहते हैं? पहला प्रश्न उन्होंने कहा कि अमेरिका से हम लड़ाई लगवाना चाहते हैं। अरे भाई, पूरा देश और पूरा विश्व जान रहा है अमेरिका से आप लड़ने की स्थिति में कहां हैं। आप तो सरेंडर हैं। अच्छा, यदि आपको लड़ने की स्थिति होती तो ट्रेड डील में आप क्लियर होते। आप एक तरफा अंतरिम जो एग्रीमेंट हुआ है वो आप करते ही नहीं, क्योंकि देश के आम लोगों के विरुद्ध है। सच्चाई यह है कि आप अमेरिका से लड़ नहीं सकते, क्योंकि एपस्टीन फाइल कहीं ना कहीं आपके लिए बाधक है। यह सच्चाई है, पूरा विश्व देख रहा है। और यह लड़ाई ही एपस्टीन फाइल वालों बनाम रूल ऑफ लॉ जो विश्व में चलना चाहिए, कैसी व्यवस्था विश्व में होनी चाहिए, उसके बीच लड़ाई चल रही है। तो आप किसके साथ है पूरा विश्व जानता है। आपने बात रखी कि हम रसा से भी लड़ाना चाहते थे, या हम चाहते थे कि रसा के बदले आप यूक्रेन का मदद करें। और आप जो है विपक्ष ने यह कहा था आपको, तो दिक्कत हुई। पता है कि विपक्ष जब कहता है तो आपको दिक्कत होती है, लेकिन जब अमेरिका का चाचा ट्रंप इनको कहता है तो इनको वो बात मान लेते हैं। ये रसा से तेल लेने की बात आई, हाँ ले लो, नहीं लेने की बात आई, नहीं लो, 30 दिन के लिए लेना है, हाँ 30 दिन के लिए आप ले लो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है कि हम लोग डिप्लोमेसी में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, बायलैटरल डिप्लोमेसी, मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी, गुप्त डिप्लोमेसी, खुला डिप्लोमेसी, सांस्कृतिक डिप्लोमेसी, आर्थिक डिप्लोमेसी, सैन्य डिप्लोमेसी। प्रधानमंत्री जी ने एक नई ज्ञान दिया है विश्व को, एक नया डिप्लोमेसी उन्होंने लाया है। जानते हैं क्या है वो सष्टांग डिप्लोमेसी है, दंडवत डिप्लोमेसी है। दंडवत हो जा रहे हैं। डिप्लोमेसी याद कीजिए, हमारे देश ने डिप्लोमेसी का हम शुरुआत किए थे, चाणक्य डिप्लोमेसी के जनक माने जाते हैं। और डिप्लोमेसी उसी रूप में चलनी चाहिए थी जो फेल हो गई है मोदी जी की। आप जितना थे ट्राई कर लो। रुक, तेरे को बताते तेरी। चलिए जवाब दीजिए। अब बिल्कुल फैक्चुअल जवाब देता हूं भाई साहब को। अब कांग्रेस पार्टी को पता भी होगा, हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, लगातार खरीद रहे हैं। पिछले महीने भी 1 मिलियन 1.2 लाख मतलब 1.2 मिलियन बैरल खरीदा है। तो ऐसा नहीं कि हमने रोका है। दूसरी बात ये भी समझिए, पूछना चाहता 2004 से 14 के बीच में कितना इन्होंने रशिया से खरीदा? 0, टू बी वेरी प्रिसाइज 0.02%। क्यों? अमेरिका से न्यूक्लियर डील करनी थी। दूसरी बात, 2006 में IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में हमने ईरान के खिलाफ वोट कर दिया, क्योंकि अमेरिका से न्यूक्लियर डील करनी थी। ये कोई ऐसा नहीं कि शोक प्रस्ताव पर्सनली भेजना था, वो मामला है। सीधे सरेंडर इसे कहते। क्या बात, ये बात है। दूसरी बात ये कहते हैं कि आज उसको मार दिया। सद्दाम हुसैन ने तो अनाज के बदले तेल के कूपन कांग्रेस पार्टी को दिए थे, बोलकर रिपोर्ट। सद्दाम हुसैन को टांग दिया गया, आप क्या बोले? चुप। गद्दाफी को टांग दिया गया, क्या बोले? चुप। जबकि आपको तो एहसान मानना चाहिए था। सद्दाम हुसैन को कितना बड़ा दोस्त इंदिरा गांधी बोलती थी, राजीव गांधी से बड़े अच्छे संबंध थे। युद्ध पहले सर, आज के युद्ध। अब आप नहीं, अभी युद्ध खत्म नहीं हो रहा है। सरेंडर बता रहा हूं, सरेंडर एक उदाहरण। डिप्लोमेटिक चुप्पी कब खत्म होगी, ये प्रश्न है सीधा। जाके चेक कर लीजिएगा। 19 नवंबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू ने जॉन एफ कैनेडी को लेटर लिखा, और वो 2010 में कैनेडी लाइब्रेरी के द्वारा क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें आपके बॉम्बर स्क्वाड चाहिए, पायलट भी आपका होगा, रडार भी आपका होगा, टेक्नीशियन भी आपका होगा, कमांड भी आपकी होगी। इससे बड़ा सरेंडर नहीं हो सकता। और खुद चाचा नेहरू के सगे भतीजे, यानी जो रियल में भतीजे थे, बीके नेहरू, वो अमेरिका में राजदूत थे भारत के। उन्होंने अपनी किताब नाइस गाइज फिनिश सेकंड में लिखा है कि जब मैं वो लेटर दे के आया यूएस प्रेसिडेंट के एडवाइजर को, तो मुझे इतनी शर्म महसूस हुई कि मैं गाड़ी में बैठकर अपने को रोने से नहीं रोक पाया। बताइए हाँ भाई, कैसी लगी? बात करते हैं। अब आइए 2026। अब आपको पहले बताता हूं, ये सारी की सारी जो युद्ध शुरू हुआ है, आप इसकी जेनेसिस समझिए। ये 2023 अक्टूबर में हमास के द्वारा इजराइल पर अटैक के साथ शुरू हुआ। क्यों हुआ? उससे जस्ट पहले की स्थिति थी, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा था। यूएई ने इजराइल को मान्यता दे दी थी, सऊदी अरब मान्यता देने जा रहा था। सबको पता है, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों को पता है 15-20 साल का रह गया है खेल तेल का, उसके बाद अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी आने वाले हैं। तो ये सारे कंट्रीज अब अपने को डेवलप करके इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में, ट्रेड के सेंटर के रूप में डेवलप करना चाह रहे थे। ये इस्लामिक वर्ल्ड की लड़ाई है, क्योंकि पूरा इस्लामिक वर्ल्ड, जैसे भारत पहले एक था, हम तो आज भी एक हैं इतने बड़े देश के रूप में। इस्लामिक वर्ल्ड किसी जमाने में एक था, बासी खलीफत, उमैयद खलीफत, रशीदन खलीफत के दौर में। अब वो छोटे छोटे टुकड़ों में है। तो वहां जो दूसरा ग्रुप था ईरान, उसको लगा कि भाई ये तो आज भी ताकतवर है, फ्यूचर में ताकतवर होंगे, तो क्या करो, ऐसी नब्ज दबाओ जिसपे कोई मुस्लिम देश बोल ही ना पाए, क्या यहूदियों पर अटैक करवाओ।
आपने देखा, मगर जब इजराइल ने हमास पर अटैक किया तो पहले 1 महीने तक न सऊदी अरब का कोई बयान, न यूएई का कोई बयान, न जॉर्डन का कोई बयान। ये इस्लामिक वर्ल्ड की आपसी लड़ाई। और आज भी आप देख लीजिए, एक तरफ ईरान के विदेश मंत्री आके माफी मांगते हैं कि पड़ोसी मुल्कों के ऊपर जो हमारी तरफ से मिसाइल गिर गए हैं उसके लिए अगले दिन फिर मिसाइल गिरते हैं। तो जिसे कहावत होती है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। यहां शादी वर्ड कहना ठीक नहीं है, मगर यहां कहना चाहूंगा बेगानी जंग में गैर मुल्ला दीवाना। मेरा सवाल अपोजिशन से, उन्होंने बोला कि अभी मोदी जी और अभी कोई गवर्नमेंट है बीजेपी कोई एक्शन नहीं ले रही, कोई कमेंट्स नहीं कर रहे। मैं ये पूछना चाहूंगी, जब 1973 में यूम कीपर वॉर हुआ था, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, और उस टाइम पे तो इंडस्ट्रीज को बंद करने की नौबत आ गई थी। इंडिया में इतना बड़ा ऑयल क्राइसिस हो गया था, तब कांग्रेस ने कुछ स्टैंड नहीं लिया। आज कम से कम इंडस्ट्रीज को बंद करने की, कम से कम इंडस्ट्रीज अभी बंद तो नहीं हुई। शाबाश बेटा। मैम, बात यहाँ पे सरेंडर का नहीं, सिलेंडर का होना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे जितने प्रवक्ता हैं, एलपीजी की वजह से आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। समस्या होगी तो किसान परिवार को होगी, वो मजदूर परिवार को होगी, वो सामान्य परिवार को होगी जो दिन भर का मजदूरी करके 500-600 रुपए कमाते हैं। अंजना जी, एक चीज याद दिला दूं, 1991 में भी जब इराक ने कुवैत पे किया था, क्राइसिस आई थी, जब हम लोग इतने बड़े थे, स्टूडेंट लाइफ में थे, इससे भी छोटे रहे होंगे। उस जमाने में ट्रेनें बंद हो गई थी, आधी ट्रेनें खत्म हो गई थी। आज तो सिर्फ एलपीजी गैस की बात कर रहे हैं। और स्टेट ऑफ हरमुज के इस साइड में जो कंट्रीज हैं उनकी स्थिति देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस, इंडोनेशिया, 4 डे वीक और स्कूल कॉलेजेस बंद, और सिर्फ स्कूटर को 2 लीटर और गाड़ी को 10 लीटर पेट्रोल मिलेगा। उसके मुकाबले आप सोचिए दुनिया में सुनामी आई हुई है, आप कह रहे हमारे जहाज में झटका लग रहा, तो गलती जो है कैप्टन की है, सुनामी की नहीं। एप्स्टीन फाइल में आप कह रहे हैं मोदी जी का नाम आया है, इसमें तो ट्रम्प का भी नाम आया था और बहुत बार आया है, बट वो बेशर्मों की तरह लड़े जा रहे युद्ध, तब उनको उसमें कोई क्यों नहीं खींच रहा? बेटा, एप्स्टीन फाइल में राहुल गांधी जी का भी नाम है, सोनिया गांधी जी का भी नाम है, महात्मा गांधी जी का भी नाम है, पोप जॉन पॉल II का भी नाम है। मेरा सवाल इंडिया ब्लॉक से है। इंडिया ब्लॉक जो अभी मतलब आप ईरान और फिलिस्तीन में जो लड़ाई हो रही है उसके लेके आप बहुत प्रदर्शन कर रहे हैं कि सहानुभूति भी जगा रहे हैं, तो आप उन यूथ कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों जो एआई समिट में जाके देश की सर झुकाए और नग्नता को प्रदर्शन किया, तो आप उनको क्यों नहीं भेज देते हैं ईरान और फिलिस्तीन, वो जाकर लड़े यूएसए से? नमस्कार, मेरा नाम रिधिका शर्मा है और मेरा सवाल विपक्ष से है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी बीच में एलपीजी गैस सिलेंडर का भी मुद्दा छिड़ा, तो अगर आप लोग सत्ता में होते तो आप लोग ऐसा क्या करते कि इतने बड़े वॉर के बीच में गैस सिलेंडर्स के प्राइसेस हाइक होते ही? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। विश्व आर्थिक संकट की बात की थी 71 के आसपास में, 71 की वैश्विक परिदृश्य और आज के वैश्विक परिदृश्य में जब आप डिफरेंस देखेंगे, इसको एक रिसर्च का भी मुद्दा है, और उस समय भारत की क्या कंडीशन थी और भारत किस निरपेक्ष होने के साथ साथ कैसे हम अमेरिका से भी लड़ रहे थे बांग्लादेश के क्राइसिस को लेकर के, और उस स्थिति में भी परमाणु पनडुब्बी वो लाया, फिर भी इंदिरा गांधी नहीं झुकी, कभी सरेंडर नहीं की। आज सरेंडर बिना कुछ किए कर जा रहे हैं, मतलब कुछ भी। हमारे साथी ने इधर से भी एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि एलपीजी का जो प्रॉब्लम है, सही पूछिए तो आज ही अभी सरकार की कुप्रबंधन का प्रॉब्लम है, प्रामाणिकता का प्रॉब्लम है, किल्लत सिलेंडर का नहीं है। समस्या सिलेंडर से नहीं है, समस्या सिलेंडर से है। जो सरेंडर हो रहा है ना, यदि आपको सब ठीक था तो आप 60 रुपए क्यों बढ़ा दिए? अभी इससे एक मैसेज गया मार्केट में, फिर आपने 21 दिन को 25 दिन में कर दिया, इससे भी कहीं ना कहीं एक लोगों में हड़बड़ी पैदा हुई है। और जो बच्ची किसी ने कहा है यहाँ की कितने दिन का स्टोरेज है, एलपीजी का स्टोरेज भारत सरकार का अधिकृत बयान है, और अधिकृत उनका है 3 सप्ताह का ही हमारे पास स्टोरेज का सिस्टम होता है। ऐसा नहीं है कि आप तेल का है, लेकिन एलपीजी गैस का जो है वो 3 सप्ताह आपका स्टोरेज है। अच्छा, लेकिन वो आएगा, फिर हम डेवलप करेंगे। बच्ची का कि आप रहते तो क्या करते? नहीं, एकदम हम रहते तो ये युद्ध जब शुरुआत हुई थी तो हम अपना एगो मेडल लेने के चक्कर में जाके पीठ थपथपा के और ईरान के साथ दुश्मनी बेवजह नहीं ले लेते। हम चले गए 2 दिन पहले। आपको या तो कूटनीति समझ नहीं थी या आपको जानकारी नहीं थी कि इजराइल युद्ध करने वाला है। दोनों ही स्थिति भारत जैसे देश के लिए ठीक नहीं थी। कोई सेंसेस बात भाई जी, एक सवाल और आ रहा है, इधर देखिए, इधर भाटी जी आप जवाब दीजिएगा। हाँ, मेरा सवाल विपक्ष से है। कुप्रबंधन की बात कर रहे हैं आप गैस की। हमने वो समय भी देखा जब कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी, उस टाइम पे हमें भी लाइन लगा करके गैस सिलेंडर लेने पड़ते थे। तो इस वक्त ज्यादा समस्या। बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन एक उत्तर हमसे सुन लीजिए। आपका उस समय कोई क्राइसिस सुनिए, उस समय कोई क्राइसिस बिना क्राइसिस के भी उस समय लाइन पे लगना पड़ता था। आपका आज बहुत बड़ा क्राइसिस है, उसके बावजूद भाई साहब काफी कुछ प्रबंधन अच्छा है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। 2000 के बाद से 2000 के बाद से ये क्राइसिस नहीं है, क्योंकि उसके लिए सरकार आई है। वाजपेयी जी की भी सरकार थी और 10 साल मनमोहन सिंह जी की भी सरकार थी। तो आपके जन्म 2014 के बाद नहीं हुए, ये मैं मानकर चल रहा हूं। पहले सिलेंडर के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता। अरे भाई, क्या 2014 के बाद 98 से पहले लाइन में लगना पड़ता था। मैं खुद स्कूटर में रख के कई बार सिलेंडर लाया हूं। मनमोहन सिंह की सरकार थी, गल्फ देशों के साथ हमने संबंध बनाए, कतर से लेकर के ओमान तक और बहरीन तक। पूरे देश को कोई मौका है लाइन में लगा देते हैं। ठीक है, लाइन में लगा देते हैं। जो लोग मेरी उम्र के होंगे या मेरे से अधिक उम्र के होंगे, उनको याद होगा अटल जी की सरकार से पहले युद्ध हो ना युद्ध हो, 3-3, 4-4 महीने ऐसे रहता था, लाइन लग के लाना पड़ता था। मैं खुद स्कूटर पर रख के कई बार वो लेके आया हूं, वो एक अलग बात है। मगर आज अंतर जानते क्या है?
आपकी सरकार आने से पहले कितने गैस सिलेंडर थे देश में? 11 करोड़। आज है 36 करोड़। 16 करोड़ बहनों को आज प्रधानमंत्री जी ने गैस सिलेंडर उपलब्ध तो कराया। सोचिए, आपके जमाने से 3.5 गुना गैस सिलेंडर होकर भी आज मैं आपसे कहता हूं, आज गैस सिलेंडर इस युद्ध में कितनी कीमत है? 913 रुपए का। और जाके चेक करिए, जनवरी 2014 1241 रुपए, 1241 रुपीज ओपन मार्केट में था। उस समय लड़ाई हो रही थी, कुछ हो रहा था। यह दर्शाता है कि इनके प्रबंधन और हमारे प्रबंधन, जबकि देश में कुल 11 करोड़ सिलेंडर थे, सब्सिडी के सिलेंडर अलग दे रहे थे, तब भी ओपन मार्केट सब्सिडी सिलेंडर 400 रुपए का मिल रहा था, ओपन मार्केट में 1241 रुपए का मिल रहा था। आज युद्ध के बाद भी वहां तक स्थिति नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कहना पूछ लीजिए, इसीलिए सुनिए, मैं कहना चाहता हूं, जिस बुरी परिस्थिति में प्रधानमंत्री जी जिस ढंग से इस देश को चला रहे हैं, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, हमें इल्जाम मत दीजिए। बहुत अफसोस होता है, बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से। आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाया। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। दोस्तों, वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में, कांग्रेस के बारे में, कांग्रेसी अजय उपाध्याय के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।